हेलो एवं नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों आज हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। और जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि जेएनके में भी और हमारा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एमपीपीएटी 2025 की काउंसलिंग जो है बच्चों वो शुरू होने जा रही है कल से, यानी कि 18 तारीख से जो है वो आपकी ये सारी प्रक्रियाएं चालू होने वाली हैं। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में समस्त प्रकार के जो आपके डाउट होने वाले हैं कि किस तरीके से कब आपको कौन सी प्रोसीजर करनी है, कौन सी प्रोसीजर कहां से कंप्लीट होगी और किस तरीके से आपको अगले चरणों में आगे बढ़ते हुए अपने एडमिशन को जो है वो अपनी एडमिशन लेने की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत चंद मिनटों में बच्चों जो है वो हम इस वीडियो को खत्म करके और सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। काउंसलिंग से जुड़ी हुई, डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए जो आपके सारे डाउट होने वाले हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आपको जो है वो काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको कॉलेजों का चयन करना है, कब आपको फीस जमा करनी है, कहां से आपको फीस स्लिप मिलने वाली है, तमाम प्रकार के जो आपके डाउट हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रकार से जो है वो खत्म होने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि क्या आपका प्रोसेस होने वाला है। तो आज दिनांक जो है हमारी 17 सितंबर को आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिस नोटिफिकेशन में तमाम प्रकार की जानकारी जो है वो आपको सामने निकल के आ रही है। तो बच्चों जान लेते हैं हमारी प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है। तो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप चाहें तो एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप लेना चाहते हैं बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर में, या फिर अपना फॉरेस्ट्री या फिर जिसे हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, इनकी संयुक्त रूप से जो है बच्चों ऑनलाइन ऑफ कैंपस संयुक्त काउंसलिंग कार्यक्रम 2025 और 2026 जो है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम अपनी जो है वो तारीखों का चयन कर लेते हैं, तारीखों को जान लेते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में बच्चों सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क का भुगतान करना है कल से, यानी कि आपकी 18 तारीख से लेके बेटा 23 तारीख के बीच में। मतलब एक आपके पास 18 तारीख का दिन है, 19 तारीख का दिन है, 20 तारीख का दिन है, उसके बाद 21, 22 और 23, और ये शायद 21 तारीख को यहाँ पे जो है वो आपका शायद संडे होने वाला है। तो आपके पास इतने सारे दिन हैं जिनमें आपको क्या करना है, जिनमें आपको अपनी ये जो प्रक्रिया है, जो उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने की, आवेदन करने की और रजिस्ट्रेशन करने की, इसको कंप्लीट कर लेनी है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, या चाहे तो आप अपने घर बैठे लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर अपने फोन से भी इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कहां पे क्या टिक करना है, कहां पे किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सारी प्रक्रिया की जानकारी कल आपके सामने मैं लेके आऊंगा जब ये हमारी साइट ओपन हो जाएगी, ये लिंक जब हमारी एक्टिव हो जाएगी उसके बाद ये चरण हमारा पूरा होगा। जैसे ही कल की तारीख जब गुजरेगी 18 तारीख, तो परसों से बच्चों निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन चालू हो जाएगा। मतलब कल को आपको जो है वो फॉर्म भर देना है, चाहे तो कल भरें चाहे तो परसों भरें, और जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब काउंसलिंग का फॉर्म भर जाता है, तो उसके बाद मतलब हमारा जो है वो 19 तारीख के से 19 तारीख के बाद और 24 तारीख से पहले पहले आपको कहां जाना है। अभी मैं जो आपको लिस्ट बताऊंगा कॉलेजों की, उन कॉलेजों की या उन कृषि विज्ञान केंद्रों में से कहीं पे भी जाके जो आपके घर के सबसे नजदीक हो, वो लिस्ट में आपको देख लेना है कि आपके घर के नजदीक कौन सा जो सेंटर है वो सबसे पास होने वाला है। वहां जाके आप ये सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहली स्टेप क्या हो जाती है, एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाके अपने मोबाइल से कल माने की 18 तारीख से आपको पहले अपनी काउंसलिंग का फॉर्म भर लेना है, और उसके बाद परसों से चाहे तो आप अपना पहले फॉर्म भरना है, याद रखिएगा पहले काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। फिर बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि यह प्रक्रिया आपकी 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मतलब जो जो भी आपके सत्यापन या वेरिफिकेशन सेंटर बनाए हैं उसमें आपको सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच में जाना है, और रविवार और जो हमारे अवकाश होंगे, जो हॉलीडेज होंगे, उनको छोड़ के याद रखिएगा संडे को वेरिफिकेशन कराने मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि उस समय जो है हमारे संस्थान बंद होते हैं। रजिस्ट्रेशन और सत्यापन अभ्यर्थियों के लिए मेरिट लिस्ट ऑनलाइन का प्रदर्शन। जो विद्यार्थी दो काम अपने करा लेंगे, कौन कौन से दो काम करा लेंगे बेटा, सबसे पहले वो अपनी काउंसलिंग का फॉर्म भर लेंगे सफलतापूर्वक, मतलब ये 18 से 23 तारीख के बीच में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप अपने कॉलेजों में जाके क्या करा लेंगे, कॉलेजों में जहां पे वेरिफिकेशन सेंटर है वहां जाके आप वेरिफिकेशन करा लेंगे। ये 24 तारीख तक ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, और 24 तारीख के बाद ठीक 25 तारीख को जो है एक मेरिट लिस्ट या मेरिट सूची जारी करी जाएगी। जिन जिन बच्चों का नाम
उस मेरिट सूची में होगा वो हमारे फर्स्ट राउंड में सिलेक्टेड बच्चे कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मेरिट लिस्ट जो 25 तारीख को जारी की जाएगी, इस मेरिट लिस्ट में जिन जिन छात्र छात्राओं का नाम होगा, इसका मतलब उनका सिलेक्शन जो है वो अब हो चुका है और उनको आगे की प्रक्रियाएं करनी है। आगे की प्रक्रियाएं क्या होने वाली है वो मैं अभी आपको विस्तार में बताऊंगा। अभी आपको तारीखों को नोट डाउन कर लेना है और ये दिनांकों को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद जिन बच्चों का नाम ये 25 तारीख को लिस्ट जारी होने वाली है, इस लिस्ट को हम आपको यहाँ भी लेके आएंगे, ताकि अगर किसी बच्चे का नाम आता है और वो कहीं से अपना नाम नहीं देख पाता है तो वो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको वो लिस्ट दर्शाएंगे यहाँ पे, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और अगर आपका नाम आता है तो फिर आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो अग्रसर हो जाएंगे। चलिए, तो जिन बच्चों का 25 तारीख वाली लिस्ट में नाम होगा उनको जो शुल्क होनी है, कितनी शुल्क होनी है मैं अभी आपको बताऊंगा। शुल्क के साथ बच्चों महाविद्यालय के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन करवा लॉग करना है। याद रखिएगा, आपको अगर 25 तारीख की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर 26 तारीख से लेके 29 तारीख तक, कितनी तारीख तक बेटा, 26/9/2025 से लेके 29/9/2025 के बीच में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, याद रखिएगा, जितने जिसके नंबर आए हैं उस हिसाब से बड़ी विवेकपूर्ण तरीके से, बड़े सोच समझ के आपको कॉलेजों का चयन करना है कि किस कॉलेज को आपको लेना है, किस कॉलेज को आपको नहीं लेना है। ये प्रक्रिया केवल और केवल उन बच्चों को पूरी करनी है जिनके नाम मेरिट लिस्ट में आएंगे। क्लियर है क्या, मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे और ये सारी प्रक्रिया आपकी कहां होगी, सारी प्रक्रिया होगी वहां पे जहां पे आप अपना फॉर्म भरेंगे। याद रखिएगा, इस समय पे जो आप फॉर्म भर रहे हैं, इस फॉर्म में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसी लॉगिन और आईडी को खोल खोल के आपको ये सारी आगे की प्रक्रियाएं पूरी करनी है। ये सारी प्रक्रियाएं आपकी ऑनलाइन माध्यम से होंगी। तभी सबसे पहला चरण हमारा क्या है, तभी हमारा पहला चरण है बेटा क्या करने का, आवेदन करने का, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है और बाकी सारी की प्रक्रियाएं आपकी इसी लॉगिन आईडी और इसी पासवर्ड के खुलने के बाद ही पूरी होंगी। चलिए, इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको अपना जो है वो क्या करना है, कॉलेजों का प्रेफरेंस भरना है और कॉलेजों को प्रेफरेंस भरने के बाद हमारी लिस्ट को लॉक कर देना है और लॉक करने के बाद हमको फीस भर देनी है। इतना काम करने के बाद छात्र छात्राएं, इतना काम करने के बाद आवंटन पत्रों का ऑनलाइन उपलब्धता हो जाएगी। मतलब आपका पहले जो है वो फॉर्म भी भर गया, आपकी आईडी भी बन गई, दूसरे नंबर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गए और जिन छात्र छात्राओं के फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होना है या पहली काउंसलिंग में सिलेक्शन होना है, 25 तारीख को मेरिट लिस्ट में अगर उनका नाम आ जाता है तो 26 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में उनको जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है और जो है वो अपनी सीट को लॉक करके और फिर उसके बाद अपनी जो है वो फीस जमा कर देनी है। तो ये हमारी कितनी स्टेप हो गई बेटा, 4 स्टेप तक हम पहुंच गए। इतना करने के बाद आपको जो है वो, अगर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जो आपने लिस्ट में, यहाँ जो आपने लिस्ट चुनी थी कॉलेजों की, जिनमें आपने अपने अनुसार कॉलेजों के नाम भरे थे, इनमें से जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, उस कॉलेज को अलॉट करने के बाद आपको क्या होगी, उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मतलब आपका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा, आपका जो है वो आवेदन आवंटन पत्र जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जिस आवंटन पत्र में या जिस अलॉटमेंट लेटर में ये क्लियरली लिखा होगा कि आपका नाम क्या है और आपको कौन सा कॉलेज दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस एक एक प्रोसेस में बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझते जाना है और जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं, तो वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता 1 तारीख 10वें महीने मतलब अक्टूबर 2025 को हो जाएगी। इसके बाद बच्चों काउंसलिंग शुल्क जो है आपकी 5,000 रुपए, जो कि आपकी कैसी होगी, अप्रतिदेय मतलब नॉन रिफंडेबल होगी। इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा 1 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में। 1 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में जो है वो आपको इसका भुगतान करके फिर आपको जो भी अलॉटमेंट लेटर में, जो भी आवंटन पत्र में आपका कॉलेज का नाम आया था, उस महाविद्यालय में जाके शेष शुल्क के साथ साथ अपनी उपस्थिति तथा प्रवेश दर्ज करा देना है। ये काम भी आपको ठीक कॉलेज जाके कराना है और किस कॉलेज जाके कराना है, इसको जाके कराना है जो आपको अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज जारी हुआ है, उस कॉलेज में जाके ये प्रक्रियाएं होंगी। और ये प्रक्रियाएं कब होंगी, ये प्रक्रियाएं होंगी हमारी 1 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में
और कब कब, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक आपको उन कॉलेजों में पहुंचना है। और ध्यान यहाँ भी रखना है कि आपको छुट्टी वाले दिनों को छोड़ देना है। तो ये तारीखें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं। ये तारीखों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और जो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है एक एक चीज पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और जान लेते हैं कि फॉर्म कौन कौन बच्चे भर सकते हैं। ये जो फॉर्म हमारे भर रहे हैं, या काउंसलिंग की प्रक्रिया में कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं, इसकी जानकारी भी जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ने क्लियर रूप से दी हुई है। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले शर्त क्या है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो आयोजित प्रवेश परीक्षा कौन सी हुई थी, हमारी पीएटी 2025 के घोषित परिणामों, आपका रिजल्ट आया है उसके आधार पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो कि हमारा ग्वालियर में स्थित है, उसमें प्रवेश के इच्छुक समस्त उम्मीदवार जो कि एलिजिबिलिटी परीक्षा में क्या करते हैं, प्रवीणता के आधार पर तालिका क्रमांक 1.1 में दिए गए श्रेणीवार प्राप्तांक एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले समस्त अभ्यर्थी तालिका 1.2 मतलब ये वाली तालिका, इन वाली तालिकाओं में दर्शाई हुई तिथि के आधार पर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या दी हुई है, एक बार एलिजिबिलिटी को ध्यान दीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर, या जो आ जाते हैं आपके जो बेटा दिव्यांग व्यक्ति आ जाते हैं, या हमारे जो सैनिक कोटा के अभ्यर्थी हैं, या फिर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी भी इसमें शामिल है। तो इसमें जो भी छात्र छात्राएं या तो हमारे यूआर कैटेगरी के हों, या एससी एसटी कैटेगरी के हों, या ओबीसी कैटेगरी के हों, और किन में होने चाहिए, या तो वो स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी हो, या फिर दिव्यांग हो, या फिर सैनिक अभ्यर्थी हो, किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, वो सारे जो बच्चे हैं वो हमारे समस्त पात्र अभ्यर्थी जो है वो बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी जो फॉरेस्ट्री के साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो है वो पात्र रहने वाले हैं, केवल उन्होंने क्या दी हो, जो है एमपीपीएटी की परीक्षा दी हो। इसके बाद बच्चों अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त महिला अभ्यर्थी, मतलब जो एससी कैटेगरी के फीमेल हैं, उनके भी कितने भी क्यों नंबर हो, चाहे नंबर 40 हो चाहे नंबर 200 हो, जितने भी नंबर हो, अगर आप चाहते हैं इस प्रक्रिया में भाग लेना तो आप बेशर्त फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अनुसूचित जाति श्रेणी के समर्थ अभ्यर्थी, अभ्यर्थी मतलब इसमें बॉयज भी आ जाते हैं, और जितने भी हमारे कृषक अभ्यर्थी हैं एससी कैटेगरी वाले, ये भी सभी पात्र हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी की फीमेल भी हमारी सभी पात्र हैं। एसटी कैटेगरी के जो कृषक लोग हैं जिन्होंने कृषक सर्टिफिकेट बनवाया है वो भी हमारी सभी पात्र होने वाली हैं। स्पेशल श्रेणी हमारी यहाँ से चालू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले जाता है बच्चों ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी, मतलब ओबीसी की फीमेल, ओबीसी की फीमेल जिनके नंबर 60 नंबर या उससे अधिक हैं। कितने नंबर, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और फीमेल कैटेगरी के हैं तो 60 नंबर या उससे अधिक हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री का जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके कम नंबर वाले या उससे नीचे जिन बच्चों के नंबर हैं वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अगर मैं बात करूं कि ऐसे बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं और इस कैटेगरी से हैं, वो समस्त बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। अगला अगर हम कैटेगरी देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अभ्यर्थी, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो समस्त जो भी हमारे ओबीसी वाले कृषक भाई बंधु हो, इनके लिए जो मिनिमम नंबर रखे गए हैं वो रखे गए हैं 78। मतलब अगर आप ओबीसी के बॉयज हैं या फिर आप ओबीसी के किसान सर्टिफिकेट वाले छात्र छात्रा हैं तो आपको 78 नंबर चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अगर आपके 78 या उससे ऊपर नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शाता है, ये सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शाता है। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी अगर उसमें आपका नाम आता है तब निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन या एडमिशन होगा। ये यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इसके नीचे वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरने के पात्र नहीं है। ये किसी भी प्रकार का आपका प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। इसके लिए अगर हम बात करें कि इसी श्रेणी के छात्र छात्राएं अगर 38 नंबर या उससे अधिक हैं, कितने नंबर बेटा, 38 नंबर अगर जो है जिनके बच्चों के हैं, और जो ओबीसी के बॉयज हो और ओबीसी के किसान हो वो 38 या उससे अधिक नंबर वाले
बीटेक में अपना फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस वाले छात्र छात्राओं के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र छात्राओं के लिए 67 या उससे अधिक नंबर अगर बीएससी करना चाहते हैं और बीटेक करना चाहते हैं तो सारे छात्र छात्राएं जो है वो एलिजिबल है। अगर हम देखें यूआर मतलब हमारा अनारक्षित श्रेणी, ठीक है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसकी फीमेल के लिए 62 नंबर कम से कम होने चाहिए या अधिक उससे जितने भी हों, मतलब कम से कम 62 नंबर होने चाहिए, ऊपर जितने भी हो तो बीएससी एग्रीकल्चर में। और अगर हम बात करें बीएससी जो है हमारा या बीटेक में बात करें तो सारे छात्र छात्राएं एलिजिबल हैं। वहीं अगर मैं यूआर के बॉयज की बात करूं तो 80 या उससे ऊपर नंबर होने चाहिए और बीटेक अगर करना चाहते हैं तो 40 या उससे ऊपर नंबर होने चाहिए। ध्यान रखिएगा छात्र छात्राओं या भाई बहनों, आपको यहाँ ये चीज को, ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको देख के ये नहीं सोचना है कि इतने नंबर अगर आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतने नंबर कम से कम होने चाहिए जब जाके आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। तो ये हो जाती है आपकी एलिजिबिलिटी। उसके बाद बच्चों ये हो जाता है हमारी कंप्लीट डिटेल जो कि तारीखों के बारे में होने वाली है, जो काय के बारे में होने वाली है, तारीखों के बारे में होने वाली है कि किस तारीख को आपकी कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। चलिए इसके आगे की अगर हम जानकारी देखें तो इसके आगे की बच्चों हम अगर जानकारी देखना चाहें तो इसके बाद हमारे कुछ नियम आ जाते हैं, जिन नियमों के तहत, जिन नियमों के तहत और जिन स्टेपों के तहत ही आपका जो है वो पीएटी की काउंसलिंग पूरी की जाएगी। तो उन नियमों की बात करें बच्चों तो सबसे पहले इनमें क्या है, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है कि चाहे तो आप ग्वालियर यूनिवर्सिटी में या चाहे तो आप जबलपुर यूनिवर्सिटी, दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया 2025 ईएसबी पीएटी परीक्षा 2025 के आधार पर आयोजित की जाएगी। किसके आधार पे, जैसा कि आपको पता है कि पीएटी का जो रिजल्ट है हमारा उस अकॉर्डिंग ही हमारी ये जो परीक्षा या ये जो हमारी प्रक्रिया है ये उसके आधार पे ही कंप्लीट की जाएगी। पीएटी 2025 के अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे और संपूर्ण प्रक्रिया याद रखिएगा, कल से आपकी कौन सी लिंक पे सारी चीजें होने वाली हैं। तो बच्चों अगर हम लिंक की बात करें कि किस लिंक से जो है वो आपको ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी है, तो लिंक हमारी कौन सी है बच्चों, ये लिंक जो है आपकी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो ये प्रक्रिया है ये होने वाली है आपकी जो है KVV JNKVB से जो आपको मिलेगा kvv.mponline.gov.in के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं आपकी बेटा जो है वो कंप्लीट होने वाली हैं। प्रवेश के क्या नियम होने वाले हैं, काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया होने वाली है और कितनी आपकी शुल्क होने वाली है, इसकी विस्तृत जानकारी JNKVB और RBSKVB की पोर्टल पे जो है वो आपको उपलब्ध है, जिसका आप चाहे तो अध्ययन कर सकते हैं और इसकी जानकारी ही मैं आपको अभी आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल जो कैटेगरी या स्पेशल जो पॉइंट लिखा हुआ है कि JNKVB और RBSKVB से बीएससी काउंसलिंग 2025 की प्रक्रिया में जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे उनके लिए निम्न अनुसार होगी। उनकी प्रक्रियाएं किस तरीके से होने वाली हैं तो इसकी जानकारी एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको हर एक जानकारी जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए तो आपको एक बार फिर से हम पॉइंट बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या कराना है, कल यानी कि 18 तारीख से, कल यानी कि 18 तारीख से बेटा सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करवा लेना है अपनी, जैसा कि हमारी काउंसलिंग की जो है वो प्रोफाइल बनने वाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन पंजीयन कराना है, सोर्स आपको शुल्क भुगतान करना है। शुल्क कौन सी भुगतान करना है, जो हमारी लगने वाली है काउंसलिंग की शुल्क। जिस तरीके से आपने अन्य यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा था तो उस समय आपकी देखा होगा कि 400 450 एसटी एससी वाले बच्चों के लगे थे और 600 रुपए के लगभग जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को देने पड़े थे, साथ ही साथ 150 रुपए आपका अतिरिक्त जो पोर्टल चार्ज लगा था। उसी तरीके से इसकी भी फीस होने वाली है। तो कल से आपको ये प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट करा लेनी है। सबसे पहली बात क्या हो जानी है अपनी कि आपको प्रोफाइल क्रिएशन कराना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है और आपको फीस भर देनी है की जो आपकी वो फॉर्म भरने की फीस होगी और ये आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं होगी। फिर उसके बाद बेटा आपको दूसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है आपको सेंटर पे जाके, कौन से सेंटर पे जाके वो मैं भी आपको बताऊंगा। फिर बेटा हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। इस मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको जो वेरीफाइड कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फिर मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद अपनी जो चॉइस है उसको लॉक कर देना है और लॉक करने के साथ साथ आपको फीस भर देनी है और ये फीस भी आपकी बच्चों कैसी होने वाली है, नॉन रिफंडेबल। याद रखिएगा कि जो फीस भी आप एक बार यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय को पे कर देते हैं
वो फीस आपकी किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं होने वाली। इसके बाद बच्चों आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट आएगा। ऑनलाइन में अलॉटमेंट जब आपका जारी हो जाएगा तो उसके बाद बेटा आपको 5,000 रुपए की जो है वो पार्ट पेमेंट करनी है। ठीक है क्या? आपका जो पार्ट पेमेंट करनी है 5,000 रुपए का, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होगा। और जब आप इस 5,000 रुपए की पेमेंट को कर देंगे तो छात्र छात्राएं अपना जो है वो अलॉटमेंट लेटर जो है उसको देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास दो चीजें मिल जाएंगी इस समय तक। एक तो आपके पास क्या मिलेगा, प्रोफाइल का फॉर्म मिलेगा जिसको आपको अपने पास संभाल के रखना है। दूसरी बात, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, इसको भी आपको संभाल के रखना है। इसके साथ साथ आपको एक फीस भरनी है बेटा यहाँ पे, जब आप क्या करेंगे, जब आप अपना फॉर्म भरेंगे। उसके बाद दूसरी फीस आपको कब भरनी है, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। और तीसरी फीस आपको 5,000 रुपए की भर देनी है, कब, जब आप अपना अलॉटमेंट जारी करेंगे। तो ये तीन जो आप फीस जमा करेंगे, इन फीसों की, तीनों की फीस स्लिप आपको अच्छे से संभाल के रख लेनी है। और तीनों ही आपके पास जो आप डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, जब आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको उसका फॉर्म जो मिलेगा वो रख लेना है संभाल के। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वो संभाल के रख लेना है। और जब आपके पास अलॉटमेंट लेटर जारी आएगा तो वो संभाल के रख लेना है। इसके बाद बच्चों अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन। जो बच्चा चाहता है कि अगर उसका बीएससी फर्स्ट जो राउंड होने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी कोर्स के लिए जो फर्स्ट राउंड होने वाला है, अगर उसमें आपके चुने अनुसार कॉलेज नहीं मिलते हैं या आपके चुने अनुसार कोर्स नहीं मिलते हैं और आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में आप फिर से अपग्रेड करा लें। कई कई बार क्या होता है बेटा कि फर्स्ट राउंड में हमको अपने मन का कॉलेज या हमको अपने मन का कोर्स नहीं मिल पाता है जो पहला राउंड होगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब हमारा सेकंड राउंड होता है, जब हमारा फर्स्ट राउंड के बाद जब हमारी सीटें खाली रह जाती हैं, तो जो हमारा सेकंड राउंड होता है उस सेकंड राउंड में फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और हो सकता है कि आपको जो पहली लिस्ट में या पहली जो काउंसलिंग में जो आपको चीजें अपने अनुसार नहीं मिली थी, वो हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपको आपके अनुसार मिल जाए। क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेते हैं, जिसके कारण जो है वो सीटें खाली रह जाती हैं। और बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि आपको इस सेकंड राउंड में अगर आपने फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो जो फर्स्ट राउंड में आपको अपने अनुसार चीजें नहीं मिली थी वो मिल जाए। तो इसके लिए आपको करना पड़ता है, इसके लिए हमको अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि जो बच्चे पहली काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के टिक पे हाँ नहीं करेंगे, अगर आप अपने अपग्रेडेशन के लिए हाँ नहीं करेंगे तो सेकंड राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा और ना ही फिर आपको वापस से थर्ड राउंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जब आप अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया करेंगे, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, उस समय अपग्रेडेट आपको या अपग्रेडेशन की जो टिक रहेगा या अपग्रेडेशन का जो जो भी हमको सवाल पूछा जाएगा उस पर हमको हाँ कर देना है, ताकि भविष्य में अगर आप चाहें तो अपनी सीट को या अपने कोर्स को या अपने कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको कब करना है, ये आपको अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको अपग्रेडेशन के लिए जो है बेटा वो आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको रिपोर्टिंग और ऑनलाइन एडमिशन इन अलॉटमेंट कॉलेज, आपको अपने अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके अनुसार आपको अपने कॉलेज चले जाना है। वहां जाके आपने आपको फीस जमा करके और अपना एडमिशन 100% पक्का कर लेना है। अगर आपके अनुसार सारी चीजें हुई हैं तो, और अगर अलॉटमेंट में आपके अनुसार नाम नहीं आया है, आपको जो संस्थान चाहिए था उसकी जो है वो आपको नियुक्ति नहीं हुई है, तो फिर आप ये वाली स्टेप नहीं करेंगे, आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भर लेंगे और फिर से आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना है। और जिन बच्चों को मन का कोर्स और मन का कॉलेज मिल गया है वो अपना अपग्रेडेशन का फॉर्म भरने के बाद अगर उनके मन का कॉलेज मिल गया है तो वो जाके अपना ऑनलाइन और जहां भी कॉलेज उनका है वहां जाके एडमिशन को फिक्स या जो है वो अपना डन कर देंगे। उसके बाद बच्चों कमिटमेंट ऑफ द क्लासेस इन अलॉट कॉलेज, और आखिरी में आपके पास क्या होने वाला है कि जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ था उस कॉलेज में आपकी जो है वो क्लासें चालू हो जाएंगी और यहाँ हमारी फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और फिर जो है वो हमारी सेकंड राउंड की प्रक्रिया जो है वो आने वाली है। चलिए, इसके बाद क्या है, अभ्यर्थियों को पोर्टल पे अपना जो है प्रोफाइल बनाकर पंजीयन फॉर्म भरना अनिवार्य है। पहली स्टेप तो बार बार ये बोल रहे हैं, तो बार बार आपको ध्यान रखना है कि कल माने 18 तारीख से आपको जाके बेटा सबसे पहले अपना क्या करा लेना है, पंजीयन करा लेना है। पंजीयन तभी मान्य होगा
जब निर्धारित शुल्क जो है वो आपको सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया जाएगा। पहले क्या होगा, पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फीस भरी जाएगी। तो कई बच्चे सिर्फ फॉर्म भर के रुक जाते हैं, फीस नहीं भरते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया तो आपकी अब जो है वो सूची में जो है परमानेंटली आप सक्सेसफुली फॉर्म भर चुका है, नहीं। आपको फॉर्म भर के फीस भी जमा करनी है, जो आपको काउंसलिंग फीस लगेगी वो भी जमा करनी है, तब जाके आपका फॉर्म वो है वो सफलतापूर्वक संपूर्ण माना जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण करने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। ठीक है क्या, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क फेल हो जाता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय या तो कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे नेटवर्क का फेल हो जाना, कंप्यूटर का फेल हो जाना, कोई और तकनीकी त्रुटि आ जाती है, या बिजली का चला जाना, या फिर जानकारी का अभाव होना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब जो कंप्यूटर जो पंजीयन का समय है, जो तिथि आपको दी हुई है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, कि कोई भी भले ही दिक्कत क्यों ना हो। इसलिए जो है डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह अपनी समय से पहले या समय के भीतर जल्द से जल्द अपनी पंजीयन का काम पूरा करा लें एवं पंजीयन की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। यहाँ पे जो मैंने आपको तिथियां बताई हुई थी बेटा स्पष्ट रूप से कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में ही ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो आपको 23 तारीख का इंतजार नहीं करना है, शुरू में ही अपना फॉर्म भरवा लेना है। और 19 तारीख से जो आपके क्या होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसको भी आपको आखिरी डेट तक नहीं बैठना है। मान लीजिए 19 तारीख को आप अपने कॉलेज जाते हैं और जो अपने वेरिफिकेशन सेंटर जाते हैं, उस समय अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की खामी पाई जाती है तो आपको आगे मौका मिलता है कि आप जल्दी से जल्दी उनको आखिरी डेट आने से पहले पहले उन चीजों को फिर से बनवा लें या उन चीजों को सुधरवा लें, और ताकि आपके पास एक और मौका मिल सके। आपको आखिरी तारीख के लिए किसी भी परिस्थितियों में नहीं बैठना है। ठीक है, फिर आपके कोई भी तरीके के जो है वो एक्सक्यूजेस जो है वो हमारे काम नहीं करने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम बेटा, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे की चीज। आगे क्या जो है हमसे बोला गया है कि जो ईएसबी पीएटी 2025 के जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपने जानकारी दी हुई थी, जानकारी में क्या कहा जाता है, जानकारी में बेटा जैसे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जानकारी में जैसे आपकी क्या आ जाती है, जानकारी में जैसे आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है। जैसे पर्सनल डिटेल में जो है छात्र छात्राओं का नाम आ जाता है, पिताजी का नाम आ जाता है, माताजी का नाम आ जाता है, आपकी जन्म तिथि आ जाती है, आपका लिंग आ जाता है, आपका मूल निवास की स्थिति आ जाती है, आपका श्रेणी वर्ग और पेमेंट सीट विकल्प हेतु, पेमेंट सीट हेतु विकल्प आदि जो सीधे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाएंगी, और इसमें कोई भी संशोधन अब संभव नहीं है। मतलब जैसे ही आप अपना पीएटी की डिटेल उसमें डालेंगे तो आपने जो पीएटी के पेपर देते से पहले जो आपने पीएटी का फॉर्म भरा था, जो जो डिटेल वहां पे भरी थी सेम की सेम डिटेल वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ले ली जाएंगी। उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। कई कई बच्चे क्या करते हैं, पीएटी में अपने जो है वो गलती से आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई होगी या नाम गलत हो गया होगा, तो आप क्या करते हैं, कई सारे बच्चे काउंसलिंग में उसको सही डाल देते हैं, तो बेटा वहां पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सारी डिटेल आपकी एज इट इज कैसी होनी चाहिए, जैसा कि आपने एमपीपीएटी का फॉर्म भरते समय जो डिटेल या जो जानकारी दी हुई थी बिल्कुल हमारी सेम टू सेम वो जानकारी भरी जाएंगी, उनमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। हाँ, केवल वो जानकारी जो काउंसलिंग पंजीयन के दौरान भरी गई है, मतलब जो आप काउंसलिंग के फॉर्म भरते समय पीएटी से और एक्स्ट्रा जानकारी जो आपसे मांगी जाएगी, वो जानकारी आपको जो है वो कैंडिडेट को लॉगिन के माध्यम से जो उसको आप कार्यक्रम के निर्धारित अंतिम तिथि तक संशोधित कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर जानकारी दी हुई है, कई बच्चे क्या करते हैं, पेमेंट सीट पे हाँ नहीं किया था फॉर्म भरते समय और अभी वो काउंसलिंग में चाहते हैं कि अभी हम उसको हाँ कर दें, तो बेटा वो तो आपका जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, या इस ऑप्शन में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि आपने उस समय पेमेंट सीट के लिए हाँ नहीं किया था और अब आप पेमेंट सीट के लिए हाँ करना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया आपकी नहीं होगी। केवल और केवल वो जानकारी जो आपको काउंसलिंग से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा जानकारी जो मांगी जाएगी उसमें आप संशोधन कर सकते हो। पीएटी के फॉर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको एज इट इज जैसे पीएटी के फॉर्म में भरी गई थी वो हमारी सेम टू सेम होने वाली है। इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही पोर्टल पर दर्ज करें। आपको अपना ईमेल आईडी और क्या करना है बेटा, अपना ईमेल आईडी के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर एमपीपीटी ये जो है पोर्टल पे जो है वो दर्ज करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं। आपको डॉक्यूमेंट जब आप अपने
सेंटर पे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूं कि जो 18 से 23 तारीख के बीच में जो प्रक्रियाएं होंगी, वो आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्लिप होना है। तभी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है, क्योंकि इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप देखी जाएगी। उसके बाद आपको बच्चों एडमिट कार्ड अपना रख लेना है एमपीपीएटी का, और साथ ही साथ आपको अपना रिजल्ट भी एमपीपीएटी का लेके जाना है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड और एक हो जाता है आपका रिजल्ट। इसको आपको संभवतः और सफलता पूर्वक बेटा अपने साथ रख लेना है। जिन बच्चों का अभी उनके पास नहीं है, तो वो उसको जल्द से जल्द अपना चीजें निकलवा के अपने साथ रखें। इसके साथ साथ आपको 10वीं की मार्कशीट लगेगी और 12वीं की मार्कशीट लगेगी। फिर जिन बच्चों ने गैप लिया हुआ था, गैप मैंने बता दिया है, ये कोर्ट से बनेगा, कोर्ट से बनेगा, तो इसको भी आपको गैप सर्टिफिकेट को अपने साथ रखना है। ये केवल और केवल उन बच्चों का लगेगा जिन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा 2024 या उससे पहले कंप्लीट की थी। 2024 या उससे पहले जिन बच्चों ने अपनी परीक्षा को कंप्लीट कर लिया था, उनको गैप सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता पड़ेगी। और जिन बच्चों ने 2025 में ही 12वीं की परीक्षा को पास किया हुआ था, उनको किसी भी प्रकार के गैप सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं होने वाली। इसके बाद बच्चों आपको आवश्यक रूप से एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रख लेना है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको पेमेंट सीट जो है वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको डोमिसाइल होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना है बेटा। फिर जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस कोटे से फॉर्म भरा था, वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रख लेंगे। फिर इनकम सर्टिफिकेट आपको ले जाना है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों के लिए। जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट शो करेंगे। और जो बच्चों जो पर्सन डिसेबिलिटी है या जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो अपना ये सर्टिफिकेट अपने साथ रख लेंगे। फ्रीडम फाइटर सैनिक सर्टिफिकेट और फार्मर और कृषक सर्टिफिकेट, तो ये 11 सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य रूप से अपने पास रख लेना है। इसके साथ साथ आपको अपनी फोटो भी तैयार रखें, क्योंकि आपकी फोटो भी बहुत जगह पे लगने वाली है। तो आप अपनी एक फोटो जो है वो अपने पास, अपनी फोटो की 4 से 5 प्रतिलिपि बनवा लें और उनको अपने पास रख लेनी है। ठीक है, तो ये जानकारी हो जाती है बेटा हमारे काय के संबंध में, ये जानकारी हो जाती है हमारे डॉक्यूमेंट के संबंध में। अब हम देख लेते हैं कि बेटा किस तरीके से आपको कहां जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कराना है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 19 तारीख से चालू होने वाला है, 19 तारीख से 24 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है। तो वो आपके 15 सेंटर बनाए गए हैं। कौन कौन से 15 सेंटरों पे आपका ये काम होने वाला है? तो इन 15 सेंटरों की अगर मैं बात करूं, तो पहले नंबर पे जाता है बेटा आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारा जबलपुर या जो जबलपुर में स्थित है, मतलब जेएनकेवीबी कैंपस में जाके आप ये काम करा सकते हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा में हम जाके ये करा सकते हैं। उसके बाद टीकमगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज में भी हम अपना काम करा सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर हमारा गंज बसवदा हो जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट विदिशा में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका बारासिवनी, बारासिवनी बेटा डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में जाता है। फिर आपका पवारखेड़ा में हो जाता है। फिर उसके बाद अपना जबलपुर में जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है, वहां जाके आप ये चीजें अपनी सत्यापित करा सकते हैं। या फिर जो जोनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ है हमारा, छिंदवाड़ा के चंदन गांव में जो स्थित है, वहां जाके जो छिंदवाड़ा या आस पड़ोस वाले जो बच्चे हैं, वो वहां जाके भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो हमारा सागर में है, यहाँ जाके आपको ये काम करा सकते हैं। फिर हमारा केबी के मतलब कृषि विज्ञान केंद्र जाता है पन्ना, डिस्ट्रिक्ट पन्ना का। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हमारा ग्वालियर में, हमारा बात करें इंदौर में। फिर सीहोर, खंडवा और मंदसौर। तो ये यहाँ पे आपको कॉलेजों के नाम भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे बच्चों जो है वो आपको एक एक करके जो है वो कॉलेजों का जो जगह है वो भी आपको बताया हुआ है। तो इन 15 सेंटरों पे आप जा सकते हैं और अपना जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और ये प्रक्रिया आपको जो है बेटा वो 24 तारीख से पहले पहले निपटा लेनी है। ध्यान रखिएगा कि जितने जल्दी जाएंगे आप, उतने जल्दी आपकी सक्सेसफुली जो है बेटा वो क्या होगा, उतने ही जल्दी आपको जो है वो सीट मिलने का और आपके चीजों को ज्यादा अच्छे से समय समझने का और समय आपको मिल सकेगा। इसलिए आपको लास्ट के लिए नहीं बैठना है, लास्ट के लिए आपको बेटा जो है वो नहीं बैठना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ आगे की इंपोर्टेंट जानकारी के बारे में।
इंपोर्टेंट जानकारी में बेटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने हमको जो बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, मतलब जब आपका पंजीयन और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, मतलब जब आपने फॉर्म भी भर दिया ऑनलाइन और कॉलेजों में जाके अपने डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करा लिया, उसके बाद अभ्यर्थी को अपनी पसंद की कॉलेज जो आपने या फ्री पेमेंट या जो भी आपने सीट डाली थी उसकी प्राथमिकता का चयन करना होगा। ठीक है, सत्यापन कराने के बाद आपको क्या कराना है, आपने अपनी चॉइस फिलिंग करानी है, जो चॉइस में जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हैं, एवं उसको लॉक करना होगा। उसको हमने क्या कर दिया, फिर उसको हम लॉक कर देंगे। उसके बाद सीट आवंटन के लिए केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। याद रखिएगा कि सीट केवल और केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने काउंसलिंग में जो है वो आपने चॉइस फिलिंग कर दी और आपने लॉक कर दिया तो आपका डन हो गया। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इतना करने के बाद केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिनके द्वारा प्राथमिकताओं को लॉकिंग करने के पश्चात जो है वो शुल्क भर दिया गया है। ठीक है, जब आप अपने कॉलेजों की प्रेफरेंस लिस्ट को लॉक करेंगे उसके बाद आपको फिर से फीस भरनी है और केवल जो बच्चे फीस भरेंगे उनका ही नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, जो बच्चे नहीं करेंगे उनका नहीं आएगा। ठीक है, अभ्यर्थी आपके लॉक किए गए प्राथमिकताओं को निर्धारित चरण की चॉइस फिलिंग लॉकिंग की अंतिम तिथि तक जो है संशोधित कर सकते हैं। कोई भी आपसे तक गलतियां हो जाती हैं, जो हम जितनी इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं, इन प्रक्रिया में कोई भी अगर गलतियां हो जाती हैं तो इसको आप सुधार सकते हैं। और इसको सुधारने का मौका आपको कब तक मिलेगा, इसको सुधारने का मौका बेटा आपको मिलेगा जब भी हमारी लास्ट डेट है उससे पहले पहले तक, जो काम की लास्ट डेट है उससे पहले पहले तक आपको इसको सुधारने का मौका मिलेगा। प्राथमिकताओं के चयन के दौरान, प्राथमिकताओं के जब आप चयन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि या मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो छात्र छात्रा हैं उनको महाविद्यालय की फ्री सीट एवं पेमेंट सीट दोनों का विकल्प चुन सकते हैं। जो एमपी वाले छात्र छात्रा हैं जिनके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, जब वो अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट को भरेंगे तो उसमें आप फ्री कॉलेज की सीट भी भर सकते हैं और पेमेंट सीट भी आप जो है वो चुन सकते हैं। पेमेंट सीट केवल और केवल वो बच्चे चुन सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय पेमेंट सीट के लिए हाँ किया था, और जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय पेमेंट सीट के लिए नहीं कर दिया था उनके पास पेमेंट सीट वाले कॉलेज चुनने की जो है वो चयन करने का विकल्प मौजूद नहीं रहेगा। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनके पास मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थी केवल पेमेंट सीट का ही विकल्प चुनने के पात्र होंगे। मतलब एमपी के बाहर वाले जो छात्र छात्रा हैं या जिनके पास एमपी का डोमिसाइल नहीं है वो क्या होंगे बच्चों, वो केवल और केवल बाहर का जो है पेमेंट सीट का ही ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि पेमेंट सीट पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए पात्रता होगी। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पेमेंट सीट का जो है वो केवल और केवल उन्हीं बच्चों को पेमेंट सीट पे एडमिशन मिलेगा जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने पीएटी का फॉर्म भरते समय जब पेमेंट सीट के ऑप्शन पूछा हुआ था वहां पे अगर आपने यस टिक किया था तभी आपको ये चयन दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है उन्हें अपना आवंटित पत्र कैंडिडेट लॉगिन से आंशिक 5,000 रुपए का जो है वो राशि का भुगतान करके आप डाउनलोड कर सकेंगे। जिनको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा उनको 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका अलॉटमेंट जारी होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। आवंटित अभ्यर्थी अगले चरण हेतु अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करने का विकल्प रहेगा। याद रखिएगा कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है उनको अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करने का विकल्प रहेगा कि क्या अगर आपके पसंद का कॉलेज आपको नहीं मिला है तो आप इसको बदल सकते हैं, और बदलने के लिए आपको अपग्रेडेशन का जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा। यह विकल्प अभ्यर्थियों के कैंडिडेट लॉगिन पर घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होगा। ये कहाँ होगा, ये भी आपको उसी लॉगिन आईडी में मिलेगा जो आप पंजीयन करा रहे हैं। अपग्रेडेशन का विकल्प तभी चालू होगा जब अभ्यर्थी द्वारा आंशिक शिक्षण शुल्क जो है 5,000 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। तो पहले आपको 5,000 रुपए की पेमेंट कर देनी है, इसके बाद ही आपके पास जो है वो अपग्रेडेशन का जो है वो विकल्प खुलेगा। अब आपको एक बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस बात का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या है कि ऐसे आवंटित अभ्यर्थी मतलब ऐसे बच्चे जिनको अलॉटमेंट हो चुका है और जो आने वाली हमारी सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, अगर उनको अपने पसंद का नहीं मिला है और वो भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अपने कैंडिडेट लॉगिन से अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करना होगा। उनको जो है जब हमारा अपग्रेडेशन का विकल्प खुलेगा तो उधर आपको चुनना होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं
अगर वो अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुनते हैं या अपग्रेडेशन में नो का विकल्प चुन लेते हैं, तो उसको या ऐसे छात्र छात्राओं को आगे अपग्रेडेशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे हमको अपग्रेडेशन का फॉर्म खुलेगा, वहां पे हमको यस टिक कर देना है, नहीं तो बेटा आपको जो कॉलेज मिलेगा वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। कोई अलग आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि जो है आप अपनी चीजों को बदल सकें, जो भी आप अपनी चीजों को बदल सकें। आगे आपको कोई भी उस तरीके का जो है वो फिर चीजें आपको नहीं देखने मिलेगी। इसलिए अपग्रेडेशन पे जो भी हमको फॉर्म रहेगा उस पे हमको यस टिक कर देना है। और लास्ट पॉइंट जो आपका जाता है, ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जिनको अपनी मन की चीजें मिल गई हैं, जिनको अपने मन का कॉलेज मिल गया है, ये कब पता चलेगा आपको? जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जब, ठीक है, वो अगर जाके फाइनल अपना जो है वो क्या करेंगे, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो आपके दस्तावेज हैं उनकी ओरिजिनल, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको ओरिजिनल आपको लेके प्रवेश शुल्क के साथ, जो आपकी कॉलेज में शुल्क लगने वाली है उसके साथ, आपको जो भी आपको अलॉट कॉलेज हुआ है वहां जाके अपनी ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया को संपन्न करा लेना है। और ये सारी है हमारी डिटेल्स। ये डिटेल के बाद जब आपकी सारी डिटेल सफलतापूर्वक हो जाएंगी तो आपको बेटा जो है वो प्रवेश मिल जाएगा सफलतापूर्वक, और आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और पहले राउंड की प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हमारी अगली प्रक्रियाएं चालू होंगी, जो कि हमारा सेकंड राउंड हो जाता है और थर्ड राउंड हो जाता है। ठीक है, आप पहली राउंड वाली जो चीजें हैं वो अभी जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है या जितनी भी तारीखें बताई हैं, ये हमारी बेटा फर्स्ट राउंड की एलिजिबिलिटी है। तो फर्स्ट राउंड की एलिजिबिलिटी में कौन से हैं? जितने भी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कैंडिडेट रहेंगे वो हमारी फर्स्ट राउंड में एलिजिबल है। जो मैंने आपको ऊपर सबसे पहले वाले पेज में जो मैंने आपको बताई थी एलिजिबिलिटी, वो जो पूरा करते हैं उनके पास ये मौका रहेगा कि वो पहली काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट कर ले। फिर हमारी सेकंड काउंसलिंग चालू होगी, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे जब सेकंड काउंसलिंग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आएगी। तो इस सेकंड राउंड में कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो बेटा अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड, जिन बच्चों को पहले राउंड में अलॉटमेंट मिल चुका है और जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए हाँ कर दिया था, मतलब अगर आपको अपने मन का कॉलेज नहीं मिला था पहले राउंड में, और अगर आपने पहले राउंड में मन का कॉलेज ना मिलने की वजह से सेकंड राउंड में एडमिशन लेना चाहा था या उसको अपग्रेडेशन कराना चाहा था, तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे जो पहले राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था किन्हीं वजहों से, या तो उनको डेट पता नहीं चल पाई थी या उन्होंने अपने मन से या उन्होंने किन्हीं डॉक्यूमेंट को कंप्लीट ना होने के चक्कर में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो वो दूसरे राउंड में नए तरीके से अपना फॉर्म भर के और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे छात्र छात्राओं जिनको पहले राउंड में जो है वो कॉलेज नहीं मिला, ऐसे छात्र छात्राएं जिनको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, वो भी हमारे सेकंड राउंड में अपना फिर से जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बच्चों ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में जो है वो उनको अलॉटमेंट मिल गया था, ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था लेकिन उन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है, जो कॉलेज नहीं गए थे, जिन्होंने फीस जमा नहीं की थी, इन बच्चों के पास सेकंड राउंड में नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, इनकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पहले लेटर में या पहली काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट मिल गया लेकिन फिर भी आपने उस अलॉटमेंट को नहीं लिया, आप ना ही कॉलेज गए ना ही आपने आगे की प्रक्रियाएं की, तो सेकंड राउंड में यू आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या फिर कैंसिलेशन ऑफ एडमिटेड सीट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द कैंडिडेट, या अगर आपको फर्स्ट राउंड की सीट मिल जाती है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, उसको कैंसिल करा लेते हैं, फिर भी आप सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं कहलाएंगे और एडमिटेड इन द फर्स्ट राउंड, ऐसे छात्र छात्राओं जिन्होंने पहले राउंड में सारी प्रक्रियाएं कर ली हैं और अपने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है, वो वैसे भी हमारे सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमारा ये सेकंड राउंड हो जाता है। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे, कब इसकी तारीख आने वाली है, कैसे, जैसे हमारी फर्स्ट राउंड खत्म होगा उसके बाद यूनिवर्सिटी एक लिस्ट निकालेगी, उसमें दी रहेंगी कि कितनी सीटें अभी बची हुई हैं किस कैटेगरी के लिए, उस कैटेगरी के अनुसार आपको अपने कॉलेजों का चयन करना रहेगा। ये सारी जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिर थर्ड राउंड की अपनी काउंसलिंग होगी, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो है वो अपग्रेडेशन चुना था, तो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसे बच्चे जिनको पहले और सेकंड पे राउंड में कॉलेज नहीं मिला था वो भी एलिजिबल रहेंगे।
लेकिन ऐसे छात्र छात्राएं जिनको पहले और सेकंड कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गया और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ऐसे छात्र छात्राओं जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है वो भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। और ऐसे छात्र छात्राएं जिनको पहले और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से चरण आपके होने वाले हैं, और काउंसलिंग की किस तरीके से चरण होंगे, तो कौन कौन से बच्चे किस काउंसलिंग के लिए जो है वो एलिजिबल है। ये तमाम जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है। अब हम कल जो है वो आपके लिए लेके आएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और जो है वो अपनी इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द संभव करें।